नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने समझा कि अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को क्लिनिकली अप्लाई किस प्रकार से करें, और यह हमने समझा था मेटफॉर्मिन और DPP-4 इनहिबिटर्स के प्रयोग के विषय में। आइए अपने अगले वीडियो में हम समझते हैं कि एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण एंटी डायबिटिक एजेंट SGLT2 इनहिबिटर्स को प्रयोग में कैसे लाएं। वास्तव में ये SGLT2 इनहिबिटर्स सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो किडनी की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में रहते हैं, जहां से वो सोडियम और ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करते हैं। जब इनका रीअब्सॉर्प्शन ग्लूकोज का ज्यादा होगा तो वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ाने में मदद करेगा। यदि हम ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन हैम्पर कर दें, रोक दें, कम कर दें इन SGLT2 इनहिबिटर्स के माध्यम से, तो अधिक मात्रा ग्लूकोज की शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगी और वह ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घटाने में सहायक होगी। तो इस प्रकार से ये ग्लाइकोस्यूरिक मेडिसिन हैं जो ग्लूकोज को यूरिन से निकालती हैं और इस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रण में लाने में सहायक होती हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रयोग में आने वाली यह मेडिसिन क्रमशः बहुत सबकी डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है और सबकी पसंदीदा मेडिसिन बनती जा रही है, क्योंकि इसके बहुत अनपेक्षित परिणाम हम लोगों ने देखे कि यह किस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों पे लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने बहुत सारे एजेंट्स देखे जिनमें से डापाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन विशेष रूप से वह प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आइए इनका SGLT2 इनहिबिटर्स का प्रोटोटाइप डापाग्लिफ्लोजिन को प्रयोग में कैसे लाएं, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो जो बिंदु हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, उन्हीं के आधार पर डापाग्लिफ्लोजिन की प्रिपरेशंस क्या है। यह केवल एक ही रूप में उपलब्ध है, इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन। इसकी कोई सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन नहीं है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमें इमीडिएट रिलीज को यूज करना है। इसकी दो टैबलेट्स, दो स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। तो आरंभ किस डोज से करें? मेटफॉर्मिन के साथ हमने समझा था कि मेटफॉर्मिन की डोज को स्टार्ट लो एंड गो स्लो, जिससे उसकी गैस्ट्रिक जो टॉलरेंस है वो बेहतर हो। ग्लिप्टिंस के साथ हमने समझा था कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीधे हम लोग इसकी टोटल डोज से आरंभ कर सकते हैं। और डापाग्लिफ्लोजिन के साथ भी यही सत्यता है कि हम इसको 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम, और ये 10 मिलीग्राम वो है जो इसकी मैक्सिमम डोज है, तो अब हम इसको सीधे फुल डोज से, यदि हमें उतना प्रभाव चाहिए, अन्यथा 5 मिलीग्राम से देके और जब आवश्यकता हो तो 10 मिलीग्राम पर ले जा सकते हैं। लेकिन टोटल डोज 10 मिलीग्राम से सीधे भी आरंभ किया जा सकता है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं देखी जाती। अगला प्रश्न है, इस दवा को हम दिन के किस समय दें? मेटफॉर्मिन को हम लोग रात में लेना इसलिए पसंद करते हैं आरंभ में, क्योंकि वह हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करती है, जो कि विशेष रूप से अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होती है। ग्लिप्टिंस को सुबह विशेष रूप से देना पसंद करते हैं, यूं तो कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि यह पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया में मदद करती है। अब डापाग्लिफ्लोजिन या SGLT2 इनहिबिटर्स को कब दें? इनको भी हम दिन के वैसे तो किसी भी समय दे सकते हैं, लेकिन सुबह देना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि कभी कभी शाम को देने में इसमें जो डायूरेसिस इसके साथ होती है, जब ये ग्लूकोज का एक्सक्रीशन कम करेगी, बढ़ा देगी, जब वो सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देगी, तो सोडियम और ग्लूकोज अपने साथ कुछ वाटर भी यूरिन के माध्यम से ले जाएंगे, तो इसका एक प्रभाव डायूरेसिस भी है। तो रात्रि में देने में थोड़ा सा किसी मरीज को परेशान कर सकती है, इसलिए इसको सुबह या दोपहर देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अधिकांशतया इसको मॉर्निंग में ही प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इसको दिन के किसी समय में भी दे सकते हैं। भोजन से इसका क्या संबंध हो? हम लोगों ने समझा था कि मेटफॉर्मिन गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस करती है, तो उसको बेहतर है कि हम भोजन के बाद दें। ग्लिप्टिंस वह पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को कम करती हैं, तो बेहतर है उनको भोजन के पहले दें। डापाग्लिफ्लोजिन या और SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है, लेकिन पहले इनको दे लेना यह एक सलाह हो सकती है।
अगर हम देना चाहें तो, कि भोजन के पहले ही इनको अन्य एंटी डायबिटिक औषधियों के साथ में इनको प्रयोग में ले आया जाए। विजिलेंस, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी दवा को देते समय हम जब पेशेंट हमें दिखाने आए तो हम उससे किस बातों की जानकारियां लें। मेटफॉर्मिन के साथ हमने चर्चा की थी, किसी भी प्रकार की जो बॉवेल अपसेट है मेटफॉर्मिन से हो सकता है। DPP-4 इनहिबिटर्स के साथ हमने चर्चा की थी कि अमूमन कोई परेशानी उनसे नहीं आती ऐसी, उनको हम कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान हम उसके साथ में थोड़ा नेज़ोफेरिंजाइटिस, बुल्लस इरप्शंस या एलर्जिक फिनोमेना का देख लें। ये SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जब भी पेशेंट दिखाने आए तब हम उससे यह प्रश्न अवश्य करें कि किसी प्रकार की कोई जेनाइटल एरिया में, जननांगों में किसी प्रकार की कोई यूरिन में कोई परेशानी तो नहीं है, पेशाब में कोई जलन, पेशाब की जगह पे जननांगों में कोई खुजली, दाद, खाज, वहाँ लाल हो रहे हों, वहाँ मवाद पड़ रही हो, वहाँ से पानी आ रहा हो। तो पुरुषों में जिसे बेलनोपोस्थाइटिस कहते हैं, महिलाओं में जिसे वल्वोवेजिनाइटिस कहते हैं, ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है। और वास्तव में इस संभावना के कारण से, ये संभावना उत्पन्न क्यों हुई, क्योंकि जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं ये ग्लाइकोस्यूरिया कराते हैं। जब ग्लूकोज यूरिन में होगी तो वह यूरिन जो हमारे जननांगों पे 1-2 बूंद लगी रहती है, वह ग्लूकोज के कारण से वो फंगस को अट्रैक्ट करेगी और फंगस कैंडिडिया विशेष रूप से वो वहां पे कैंडिडियासिस की संभावना को बढ़ा देगा। अब यह कैंडिडियासिस हो सकती है तो हम पेशेंट को होने का इंतजार क्यों करें। वास्तव में जब हम ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसी समय हम पेशेंट को इस बात के लिए आगाह करें कि प्रातः और रात्रि में सोने से पहले, स्नान के समय और सोने से पहले 2 बार जननांगों को उचित प्रकार से धोकर साफ करके और वहाँ पे जैसे नारियल का तेल या वैसलीन इस तरह का कोई ऑयली ग्रीजी पदार्थ लगा ले जिससे वहाँ पे कैंडिडियासिस का प्रभाव ना हो सके। तो यह सावधानी हमको आरंभ से ही ऐसे पेशेंट्स को बतानी चाहिए। सुबह रात 2 समय जननांगों को धोना है और वहाँ पे किसी ऑयली सब्सटेंस का वहाँ प्रयोग करना है जिससे कि कैंडिडियासिस की संभावना को घटाया जा सके। और यदि ऐसा कुछ हो ही जाए तो हम कुछ समय के लिए हम SGLT2 इनहिबिटर्स को रोक के पहले कैंडिडियासिस ठीक करके बाद में उचित सावधानियों के साथ इस दवा को दोबारा आरंभ करा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मॉनिटरिंग किस चीज की करनी चाहिए। क्या दवा हमारी शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचा सकती है, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी इत्यादि को। मेटफॉर्मिन के साथ हमने रीनल फंक्शंस पे बहुत ध्यान रखने को कहा था क्योंकि उसका एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू होता है। ग्लिप्टिन्स के साथ इसलिए कहा था रीनल फंक्शंस को वर्ष में एक बार देखते रहना कि यदि कोई रीनल फंक्शंस में GFR में गिरावट आ रही हो तो हम ग्लिप्टिन्स की डोज को उसके अनुसार घटा सकें। SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ भी हमको एक तथ्य को ध्यान में रखना है कि किडनी फंक्शंस कैसे हैं। अगर किडनी फंक्शंस बहुत खराब है, eGFR हमारा 30 से कम है, तो ग्लाइसेमिक व्यू पॉइंट से SGLT2 इनहिबिटर्स को देना कोई बेहतर सलाह नहीं होगी क्योंकि ऐसे में SGLT2 इनहिबिटर्स का ग्लाइसेमिक बेनिफिट नहीं मिलता। तो जब eGFR 30 के ऊपर हो, आज 2024 में यह SGLT2 इनहिबिटर्स eGFR के 30 के ऊपर होने पर ही प्रस्तावित है, उसी में अनुमोदित है, उसी में यह दिए जा सकते हैं। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इन दवा से हम क्या उम्मीदें रखें, HbA1c को यह कितना कम कर सकता है। तो ध्यान रहे जैसे ग्लिप्टिन्स हैं HbA1c को 1% से कम ही घटाने की क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार से SGLT2 इनहिबिटर्स भी HbA1c को केवल 0.6-0.7% घटाने की ही क्षमता रखते हैं, इससे अधिक नहीं। तो यह दवा बहुत अच्छी है, यह दवा बहुत प्रभावी है, लेकिन HbA1c को बहुत ज्यादा नहीं घटाती। इसका विशेष जो प्रभाव है वह इससे जुड़े हुए एक्स्ट्रा ग्लाइसेमिक बेनिफिट्स,
ग्लूकोज को कंट्रोल चाहे कम करती है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में योगदान देती है। और अगर CHF है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, उस परिस्थिति में यह ग्लाइकोस्यूरिया करा के ग्लूकोज कम करती है और सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा के, नाइट्रियूरेसिस करा के, और दोनों के कारण से डायूरेसिस करा के, तो एक ग्लाइकोस्यूरिया, एक नाइट्रियूरेसिस, एक डायूरेसिस, इन सब के माध्यम से CHF में बहुत प्रभावी होती है। तो इसको एक्स्ट्रा ग्लाइसेमिक बेनिफिट CHF में लाभ के लिए, यदि किसी पेशेंट में CAD की संभावना ज्यादा है, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, तो वहां पर भी उसको रोकने में, यह बढ़ने से रोकने में सहायक हो सकती है। इसी प्रकार से रीनल डिसऑर्डर्स में भी यह जो किडनीज का और अधिक डिक्लाइन है GFR में, उसको कम करने में भी सहायक हो सकती है। तो CHF में विशेष रूप से कुछ हद तक इसका लाभ CAD में और GFR के डिक्लाइन रोकने में मिल सकता है। इन सब उम्मीदों के साथ में हम SGLT2 इनहिबिटर्स को अपने डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत सफलतापूर्वक, बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह बात बताना चाहते हैं कि यह एक बहुत ही चमत्कारी, जिसको कहा जा सकता है, ऐसी एंटी डायबिटिक औषधि हो सकती है यदि हम इसको ध्यानपूर्वक और कुछ सावधानियां पेशेंट को बताते हुए कि किस प्रकार से वो जेनेटिक यूरिनरी इन्फेक्शन, जो इसके साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी परेशानी है, उसको घटाने के लिए कार्य करता हुआ किस प्रकार से पेशेंट इसको उपयोग में लाए, जिससे बिना साइड इफेक्ट्स के हम इसके लाभ उठा सकें। धन्यवाद।